नमस्कार। टीटीसी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल अजमेरा, एचओडी कंप्यूटर, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम CS 203 के CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी प्रोसेसेस रेडी क्यू में होते हैं वो सभी CPU के लिए कॉम्पीट करते हैं ताकि वो उनको एग्जीक्यूशन के लिए CPU प्राप्त हो सके। इससे पूर्व में हम एक एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं जिसका नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसमें जो प्रोसेस जिस ऑर्डर में क्यू के अंदर आता है उसी ऑर्डर के अंदर उसको CPU प्राप्त होता है। लेकिन उसका सबसे अधिक जो नुकसान होता है वो ये होता है कि लंबे प्रोसेस को काफ़ी समय तक वेट करना पड़ता है जब तक कि कई अन्य प्रोसेस जो उससे पूर्व एग्जीक्यूशन प्रारंभ कर चुके हैं वो समाप्त नहीं हो जाते। इन सभी प्रोसेसेस को उनके लगने वाले CPU समय के हिसाब से गैंट चार्ट में दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर P1, P2, P3, P4, P5 और P6 6 प्रोसेसेस हैं और उन सभी को कितना CPU समय लगेगा या कितने की आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंगली इसमें दर्शाया गया है। जैसे P1 को 10 मिली सेकेंड, P2 को 5 मिली सेकेंड, P3 को 5 मिली सेकेंड, P4 को 10 मिली सेकेंड, P5 को 20 मिली सेकेंड और P6 को 10 मिली सेकेंड लगेंगे। अब हम आते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम कॉन्वे इफेक्ट जो FCFS का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उसको दूर करता है। कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है? यदि किसी प्रोसेस को लंबे समय तक रेडी क्यू में रहना पड़ता है और CPU के लिए वेट करना होता है तो ये कॉन्वे इफेक्ट कहलाता है। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम जो है इसमें एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कम किया जा सकता है। ये एल्गोरिथम दोनों तरह का हो सकता है, प्रीएम्प्टिव एवं नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का अर्थ ये है कि यदि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उससे छोटा प्रोसेस, उससे कम समय वाला, कम ड्यूरेशन वाला प्रोसेस क्यू में आता है तो हम उस प्रोसेस को होल्ड कर देते हैं और CPU नए आने वाले छोटे प्रोसेस को दे देते हैं और वो प्रोसेस सेकंड प्रोसेस वेट करता है। जब फर्स्ट प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो ये वापस स्टार्ट हो जाता है। ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहलाती है। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के अंदर ये हम प्रोसेस को बीच में वापस नहीं ले सकते। यदि एक बार प्रोसेस प्रारंभ हो गया तो वह पूरे समय तक अपना एग्जीक्यूशन प्रारंभ करने के बाद ही CPU को फ्री करेगा। यदि दो प्रोसेस इस प्रकार के क्यू में आ जाएं जिनका CPU बर्स्ट टाइम सेम हो, इक्वल एग्जीक्यूशन टाइम की आवश्यकता हो, उस केस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो एल्गोरिथम है वो इन दोनों के बीच की टाई को ब्रेक करेगा। अब हम एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे पास में 5 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4 और P5। इनके लिए जो CPU बर्स्ट टाइम की आवश्यकता है वो P1 के लिए 20 मिली सेकेंड, P2 के लिए 15 मिली सेकेंड, P3 के लिए 5 मिली सेकेंड, P4 के लिए 25 मिली सेकेंड और P5 के लिए 10 मिली सेकेंड है। इसमें सबसे छोटा प्रोसेस P3 है जिसको केवल 5 मिली सेकेंड की आवश्यकता है, इसलिए गैंट चार्ट में हम सबसे पहले P3 लिखेंगे। इसको ये 0 पे प्रारंभ होगा और 5 मिली सेकेंड पश्चात ये समाप्त हो जाएगा। उससे बड़ा प्रोसेस P5 है जिसको 10 मिली सेकेंड की आवश्यकता है, इसलिए हमने P5 को सेकेंड नंबर पे लिया है। उसके पश्चात P2 आता है जिसे 15 मिली सेकेंड की आवश्यकता है, इसलिए हमने P5 के बाद P2 को लिखा है। उसके पश्चात P1 आएगा जिसे 20 मिली सेकेंड की आवश्यकता है, तो P1 आ गया उसके बाद, और अंत में P4 जिसको 25 मिली सेकेंड की आवश्यकता है उसको हमने गैंट चार्ट में दर्शाया गया है। इनके CPU बस टाइम के अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट करके नीचे उनका एग्जीक्यूशन समय भी लिखा हुआ है। P3 5 मिली सेकेंड बाद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 10 मिली सेकेंड बाद P5 समाप्त हो जाएगा, उसके 15 मिली सेकेंड बाद P2 समाप्त होगा, उसके 20 मिली सेकेंड बाद P1 समाप्त होगा और उसके 25 मिली सेकेंड पश्चात P4 समाप्त हो जाएगा। अब इन सभी प्रोसेस के लिए लगने वाले एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम की हम गणना करेंगे। यहाँ ऊपर हमने दिखाया हुआ है, जो पिछली स्क्रीन में जो गैंट चार्ट था वही हमने यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए शो किया है, और नीचे हमने पांचों प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट किया है। वेटिंग टाइम होता है एलोकेशन टाइम, अर्थात कब उसे CPU प्राप्त हुआ,
और कब वो अराइवल टाइम, मतलब कब वो सीपीयू की क्यू में, रेडी क्यू में कब आए, रेडी क्यू में कब आए। हम ये मान के चलते हैं कि सभी प्रोसेस एक साथ आए थे, इसलिए हमने सभी का अराइवल टाइम 0 लिया है। और एलोकेशन टाइम जो है ये P1 के लिए 30 है, मतलब 30 मिली सेकेंड बाद उसको मिलेगा सीपीयू। P2 को 15 मिली सेकेंड बाद मिलेगा। P3 को 0 पे मिल जाएगा, सबसे पहले P3 छोटा प्रोसेस है इसलिए सबसे पहले उसको मिलेगा, उससे कोई भी अराइवल टाइम भी 0 है इसलिए उसे वेट नहीं करना पड़ा, सबसे पहले P3 प्रारंभ हो जाएगा। P4 प्रोसेस को 50 मिली सेकेंड तक वेट करना पड़ेगा और P5 को केवल 5 मिली सेकेंड तक वेट करना पड़ेगा। तो इसको एलोकेशन टाइम में से अराइवल टाइम घटाने पर हमें इनका वेटिंग टाइम मिल गया। वेटिंग टाइम का योग करेंगे तो ये 100 आता है, 100 आता है और इनका एवरेज वेटिंग टाइम 20 मिली सेकेंड होगा। इसी प्रकार टर्न अराउंड टाइम जो है वेटिंग टाइम प्लस सीपीयू बर्स्ट टाइम है। वेटिंग टाइम अर्थात उसे कितने समय तक क्यू में वेट करना पड़ा और सीपीयू को कितना समय के अंदर उस प्रोसेस को समाप्त कर लेगा। इन दोनों समय को जोड़ने पर हमें टर्न अराउंड टाइम प्राप्त होता है। वेटिंग टाइम फर्स्ट कॉलम से आ जाएगा और टर्न अराउंड टाइम हमें गैंट चार्ट से प्राप्त हो जाएगा। P1 के लिए 20 मिली सेकेंड की आवश्यकता है तो 30 + 20 50 हो गया। P2 के लिए 15 मिली सेकेंड की आवश्यकता है इसलिए 15 + 15 30 हो गया। P3 के लिए 5 मिली सेकेंड की आवश्यकता है। P4 के लिए 50 + 25 75 हो जाएगा। इसी प्रकार P5 के लिए 5 + 10 15 हो जाएगा। टोटल जो है टर्न अराउंड टाइम वो होगा 175 मिली सेकेंड और एवरेज आएगा इनका 35 मिली सेकेंड। यदि हम इसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के साथ कंपेयर करें तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में एवरेज वेटिंग टाइम 32 मिली सेकेंड था, जबकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में केवल 20 मिली सेकेंड है। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम 47 मिली सेकेंड था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, जबकि वो रिड्यूस होकर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर 35 मिली सेकेंड हो गया। इस प्रकार हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के कंपैरिजन में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम दोनों को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको इनके कैलकुलेशन दर्शाई गई है कि वेटिंग टाइम सीपीयू एलोकेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है और टर्न अराउंड टाइम फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है, अथवा वेटिंग टाइम प्लस सीपीयू बस टाइम हो सकता है, जिसके हिसाब से हमने इसकी कैलकुलेशंस की है। धन्यवाद।